राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं इरफान। गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा एंटरटेनर और गैग गुरु मोहम्मद फैसल, जिनका बनाया गार्बेज बिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल की तरह छाया हुआ है। खुद के लिए काम न धंधा बेकार बंदा स्लोगन इस्तेमाल करने वाले फैसल हर रोज़ अपने चाहने वालों के बीच ह्यूमर का डेली डोज पेश करते हैं और इस तरह काम धंधे ने उन्हें आज इतना लोकप्रिय बना दिया है कि फेसबुक पर उनके गार्बेज बिन को पसंद करने वाले 6 लाख लोग सांस थामे उनके गैग्स का इंतजार करते हैं और बेकार बंदा कहने का अंदाज महज उनकी मज़ाहिया तबीयत को बरामद करता है। कॉमिक्स, कैरिकेचर्स, कार्टून्स और स्पूफ्स हमारी तनाव भरी व्यस्त जिंदगी में हंसी के मौके जोड़ते हैं, गुदगुदाते हैं, चुटकी लेते हैं और व्यंग्य के अंदाज में कई गंभीर मसलों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हर दौर के अपने कलाकार होते हैं और उनके बनाए कैरेक्टर्स, जिनके साथ हम हंसते हैं, उनकी हरकतों पर हैरान होते हैं और उनमें अपना अक्स देखते हैं। अभी हाल के वर्षों में घर घर की बात बन चुका गुड्डू भी आज एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम जहां चाहें और जब चाहें अपनी सुविधा और समय के हिसाब से मिल सकते हैं। फेसबुक और इंटरनेट के दूसरे मंचों पर छाए हुए गार्बेज बिन गैग्स में गुड्डू और गैंग की चटपटी, चुटीली और नॉस्टैल्जिक कहानियां रचते हैं युवा कलाकार मोहम्मद फैसल और हर रोज लाते हैं लाखों दिलों के लिए हंसने हंसाने की सौगात। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहां से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पूंछ बजा कर। सबको तो बरसात बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे, औरों के गालों पे पप्पी मेरे ही गालों पे चाटे। लाला है क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी, लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों पे पूछ मार के। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी 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 ओ मेरी मेरे को मजनू बना। सहारनपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे मोहम्मद फैसल 10वीं कक्षा के बाद से ही कॉमिक्स और रेखांकन कला के प्रति इतने आकर्षित हुए कि आखिरकार उन्होंने इसी में अपना भविष्य तलाशा। कोई 2 साल पहले फेसबुक पर शुरू किया हुआ उनका पेज गार्बेज बिन इंटरनेट यूजर्स के लिए मुफ्त मनोरंजन का जरिया बन गया है। प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइए फैसल के ये जो गार्बेज बिन है, जिससे आज आप अपने चाहने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, क्या और इरादे हैं आपके आगे आने वाले दिनों में? गार्बेज बिन एक्चुअली अभी फेसबुक पे काफ़ी पॉपुलर है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है इसको लेके वो ये है कि हम इसकी ऐप लॉन्च कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए। तो उसमें हम ये एक सिस्टम रखेंगे कि जैसे ही हम कोई गैग अपलोड करते हैं तो लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा उनके मोबाइल पे कि गैग अपलोड हो गया है। तो इसलिए हम जो हमारा नेक्स्ट प्लान है इसको लेके गार्बेज बिन को, वो ऐप डेवलपमेंट है। ऐप डेवलपमेंट से आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या उसके फीचर्स होंगे? ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। उसमें आप हमारा जो डेली अपडेट्स रहेंगे, उसमें हमारे यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे, एनिमेटेड गैग्स रहेंगे और उसके अंदर हमारा स्टोर रहेगा और गैग्स की आर्काइव रहेगी। तो एक सिस्टम से उसके अंदर आर्काइव में पूरा सेट रहेगा। इसके अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस उसके अंदर रहेंगी। लाइक कोई पंजाबी में गैग पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप पंजाबी में गैग पढ़ सकते हैं जाके, वहाँ पे उसका अलग सेगमेंट रहेगा। बिल्कुल जो हमको इससे थोड़ा फ़ायदा है कि हम इसमें थोड़ा गूगल ऐड के थ्रू हम ऐड रेवेन्यू इसमें थोड़ा रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें ऐप के अंदर। जब आप कहते हैं कि गैग, आज की तारीख में गैग आपकी एक प्राइमरी इंगेजमेंट है, इसे हम कैसे समझें? आप बोल सकते हैं कि एक छोटा सा ह्यूमर का एक पार्ट होता है, स्टोरी होती है, जिसको हम कॉमिक स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में गैग बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि इसे काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ
जो हम बनाते हैं गार्बेज बिन के अंदर। तो उसमें जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट ले लेते हैं हम। जैसे हम बचपन में सब लोगों ने हमने बचपन में जो जो काम किए हैं, लाइक जैसे चित्रहार आ रहा है और उसकी वीडियो ख़राब हो रही है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो हमारी मम्मी या पापा बोलते हैं जाओ ऊपर एंटीना हिलाओ। तो हम वाइपर लेके जाते हैं, झाड़ू लेके जाते हैं और एंटीना हिलाते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसको सब ने फेस किया होगा। तो हम ऐसे छोटे छोटे लाइफ के पार्ट उठा के उनको एक पेज में 6 पैनल में या 8 पैनल में हम उनको बना के फेसबुक पे अपलोड करते हैं। तो इसको हम गैग बोलते हैं। लोग उसको लाइक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी अपनी स्टोरी है, वो उससे कनेक्ट फील करते हैं। वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उसको कमेंट करते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि अरे देखो ये देखो। ऑफिस में होता है कि जब गैग जाता है तो लोग एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ते हैं और उस गैग से रिलेटेड फिर अपनी और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि गुड्डू इसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है। ये गुड्डू कहाँ से आया और इसके साथ और जो कैरेक्टर्स हम देखते हैं, उसकी माँ है, उसका दोस्त है, उसमें टिंडे शाह है। अगर आप अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में हमको एक बताएं। बिल्कुल। जब हमने ये सीरीज़ क्रिएट की तो हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम एक आईपी क्रिएट कर रहे हैं या फिर हमें कुछ बहुत बड़ी सीरीज़ बनानी है। गार्बेज बिन हमने फ़न के लिए क्रिएट किया था। अपने जो डेली वर्क होता है इसकी स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए हमने इसको क्रिएट किया था। तो जब मुझे इसमें कुछ मेरे सामने कुछ ऑप्शन थे कि हमें कुछ कैरेक्टर बना के डेली लाइफ का कुछ बनाना है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर एक कैरेक्टर बना लेता हूँ। तो यानी गुड्डू जो है वो फैसल ही है। जी। गुड्डू छोटी हाइट का है, मोटा सा है, फेस गोल है उसका और घुंघराले से वाले। मेरे बाल इतने घुंघराले नहीं है जितने गुड्डू के हैं। तो मैंने अपने ऊपर बनाया। प्लस एक मेरे फ्रेंड है शाहनवाज, तो गार्बेज बिन में वो शुरू से मेरे साथ हैं। इवन गार्बेज बिन से पहले से मेरे साथ हैं वो, और हम बचपन में भी साथ रहे हैं। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो प्रोग्रामर है और मैं डिज़ाइनर हूँ। तो हम दोनों ने मिलके ये स्टार्ट किया था। तो उसमें जो गुड्डू का फ्रेंड है शान, वो आ गया। तो हमने 2 कैरेक्टर क्रिएट किए और डेली लाइफ के ऊपर हमने कार्टून बनाने स्टार्ट किए। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी मुझे कैरेक्टर्स की ज़रूरत महसूस हुई। तो गुड्डू आया, शान आया, उसके बाद मम्मी पापा आ गए। तो मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। मैंने उनका, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी के फेस से उनका फेस मिलाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक नॉर्मल इंडियन मम्मी जो होती है वो बनाई, नॉर्मल इंडियन पापा जो होते हैं वो बनाए। और उनको कोई नाम नहीं दिया कि वो उनका कोई पर्टिकुलर नेम है या रिलीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मम्मी मम्मी हैं, पापा पापा हैं, सबके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा आ गए। देन अब जैसे गुड्डू क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो अब क्रिकेट वो 2 तो लोग खेलेंगे नहीं, तो और कैरेक्टर चाहिए थे। इसके लिए मैंने अपने आसपास देखा कि मेरे आसपास कौन लोग हैं। जैसे मेरे एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं अमित जैन। तो एक दिन वो मेरे बराबर में बैठे थे और मैं गैग बना रहा था। मुझे एक 3rd कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा अमित जी मैं आपको बनाता हूँ, चलो। तो मैंने उनकी फेस की थोड़ी लाइकनेस ली और अमित जी आ गए। अमित जी एक्चुअली हमारे जो ग्रुप था उसमें सबसे बड़े थे एज वाइज, तो हम उनको रेस्पेक्ट में अमित जी बुलाते थे। तो अमित जी को इसलिए गैग्स के अंदर भी सब अमित जी बुलाते हैं। इवन उनके मास्टर जो स्कूल के हैं वो भी अमित जी को अमित जी ही बोलते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अमित जी को अमित जी क्यों बोलते हैं। उसके बाद एक लड़की की ज़रूरत महसूस हुई। नॉर्मली मैंने क्या किया है कि सारे कैरेक्टर अपने आसपास से लिए हैं जो लड़के हैं। लड़की जो मैंने ली वो मैंने अपने कोई आसपास से नहीं ली। काफ़ी लोग सोचते हैं शायद कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी या कुछ होगी, ऐसा नहीं है। मैं ले सकता था, मगर क्या होता है ना कि मैं नहीं चाहता था कि कोई अब्यूज़ करे उसको, तो जिसके ऊपर मैंने बेस किया है उसे बुरा लगे। लड़कों में चलता जाता है, लड़कियों में नहीं चलता। तो लैला एक फिक्शनल कैरेक्टर मैंने क्रिएट किया और उसको ले आया। लैला के आते ही एक ट्रायंगुलर बन गया। तो अमित जी भी उसके पीछे हैं, गुड्डू भी उसके पीछे है, तो नई स्टोरीज क्रिएट हो गई। इसी तरह हम बाकी कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रही हम लाते रहे। टिंडे शाह जो है एक हमें विलन चाहिए था इसके अंदर, जो कि गुड्डू को बहुत परेशान करता है। गुड्डू की जो सबसे बड़ा फियर है वो ये है कि उसकी मम्मी टिंडे ना बनाते हैं उसके लिए खाने में। तो अब एक ऐसा बंदा जो टिंडों से ही इलाज करता है, उसके जो दवा खाना है, जो ओपन एयर क्लिनिक होते हैं इनके, वो उसमें सब कुछ टिंडों से बना है। टिंडों का मुरब्बा, टिंडों का ये, टिंडों का वो। अब ऐसे बंदे से तो गुड्डू दहशत खाएगा। तो अब नाम इसका निकालना था, टिंडे का होता। बेसिकली मैं सहारनपुर से हूँ, तो सहारनपुर में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर थे वहाँ पे, हम उन्हें बहुत लाइक करते थे। एक छोटी हाइट के एक बंदे थे और वो अरबी लिबास पहन के और एक डंडा लेते थे अपने हाथ में, जिसमें हीरे मोती टाइप कुछ जड़ के रखते थे वो, और वो ऊंट पे निकलते थे पूरे बन ठन के तैयार हो गए और बच्चे उनके पीछे भागते थे। अरे
उनको सब बुलाते थे डंडे शाह। अब डंडे शाह बहुत पॉपुलर थे सहारनपुर में, तो जब मुझे कैरेक्टर क्रिएट करना था और टिंडे भी होना चाहिए था उसके नाम में, तो मैंने उसका नाम रखा टिंडे शाह। और उसकी अपीयरेंस जो थी वो थोड़ी डंडे शाह जैसी कर दी। वो मोती की माला पहनते हैं बहुत सारी, एक चोगा पहनते हैं। ये आपने जब अपने पेज का नाम रखा गार्बेज बिन, तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी, और इस सवाल का जवाब दीजिए। और अभी हम इस सवाल के जवाब के बाद एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से पहले आप अपने ये जो गुड्डू गैंग है उसमें अगर मेरा कैरिकेचर बनाते तो कैसे बनाते, एक हमको दिखाइएगा। लेकिन पहले आप हमें गार्बेज बिन के बारे में बताइए। मैं बचपन से एक मैगजीन पढ़ता आ रहा हूँ, मैड मैगजीन, आई थिंक यहाँ पे हमने रखा है उसको। मैड मैगजीन से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उनका ह्यूमर बहुत आला क्वालिटी का होता है। मगर उनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि मैड के जो आर्टिस्ट हैं, मोर ट्रकर, सर्जियो एरागोन्स वगैरह, ये लोग इतने ऊंचे हैं वर्ल्ड में, सबसे बेस्ट माना जाता है इनको। उसके बावजूद ये लोग अपने आप को, अपने गैंग को यूजुअल गैंग ऑफ इडियट्स बुलाते हैं। ये उनका बड़प्पन आप मान लीजिए, जबकि सबको पता है कि वो बेस्ट है, मगर वो अपने आप को इडियट्स बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि मैड मैगजीन जो है वो गार्बेज है, कचरा है ये। मगर लोगों को पता है कि ये कचरा नहीं है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि आप अपने काम की तारीफ मत करो। तो जब मैंने पेज बनाया एक इसके लिए, गुड्डू एंड गैंग के लिए, तो नेचुरली मेरे माइंड में तो गार्बेज बिन के अलावा कुछ आया ही नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा काम बहुत अच्छा नहीं है, और अगर दूसरे अच्छा बोल रहे हैं तो वो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है दूसरे अच्छा बोल रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा काम नहीं है, इसलिए मैं तो गार्बेज बोलता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बोल देते हैं कि गैग अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूँ तो गार्बेज बिन से उम्मीद क्या करते हो, ये तो है ही गार्बेज। लेकिन फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एक गुड्डू गैंग के लिए मुझे भी एक कैरेक्टर की तरह उसमें शामिल करें फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं गार्बेज बिन में, अगर आप उनके ध्यान देंगे तो उनकी नाक नहीं है, मगर मैं आपकी बनाऊंगा। आपका कैरेक्टर बनाना इजी है क्योंकि आप चश्मा लगाते हैं और आप काफ़ी मतलब आगे बाल नहीं है आपके, तो पीछे से हैं थोड़े, तो उसमें यही चीज़ हम डाल देंगे तो कोई भी कह देगा ये तो, अरे ये तो इरफान है। तो इतना टफ नहीं है आपका कैरेक्टर। एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि कॉमिक इंडस्ट्री काफ़ी इसमें ग्लैमर है, पैसा है। वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो इसका क्रेज़ कम हो रहा है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ जाने माने ह्यूमरिस्ट, कैरिकेचरिस्ट और गैग गुरु फैसल। फैसल, हमको बताइए कि इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी क्या है? आप पैदा कहाँ हुए और क्या ये जो ड्राइंग और कैरिकेचर्स बनाना, कॉमिक्स बनाना, ये कुछ आपको आपके परिवार से आपको मिला? बेसिकली मैं सहारनपुर में हूँ, सहारनपुर में पैदा हुआ मैं, यूपी से। तो जब मैं छोटा था तो हमारे घर में काफ़ी मैगजीन्स आती थी, हम कॉमिक्स भी काफ़ी पढ़ते थे। मुझे एक कैरेक्टर ने बहुत इंस्पायर किया जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कैरेक्टर था सुपर कमांडो ध्रुव। क्योंकि वो मुझे क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि उसका आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता था, और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं उसको बनाने की कोशिश करता था कि मैं भी ऐसा ही बनाऊँ। मैं उसको देख के बनाने की ट्राई करता था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा हाथ, जैसे ही आप कुछ ज़्यादा कुछ करते हैं, किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं, तो आपका हाथ उसमें थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो मैं कुछ अच्छा ड्रॉ करने लगा, तो मेरी क्लास में मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, अरे अच्छा बनाते हो। तो मैंने कहा चलो और बनाते हैं। मेरे जो क्लास फेलो होते थे वो मुझसे खरीद लेते थे। वो 1 रुपये का ले लिया, 2 रुपये का खरीद लिया, 5 रुपये का ले लिया, बड़ा बनाया 5 रुपये का। तो मेरी एक साइड इनकम स्टार्ट हो गई। तो मैंने बनाना कंटिन्यू रखा। हालांकि मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि मुस्लिम्स में तस्वीर नहीं बनाना अलाउ नहीं होता, तो थोड़ी मार भी पड़ती थी, मगर बनाते थे। तो इसी तरह
ड्रॉ करते करते लगा कि हाँ, तो मुझे भी फील होता था कि हाँ ये करना है और इसमें नाम भी है और आई थिंक पैसा भी है। तो मुझे लगा कि हाँ अब मुझे कॉमिक में जाना चाहिए। उस टाइम मैं हाई स्कूल मैंने कंप्लीट किया और मैं दिल्ली आ गया। एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि कॉमिक इंडस्ट्री काफ़ी इसमें ग्लैमर है, पैसा है। वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो इसका क्रेज़ कम हो रहा है। तो आर्ट में उस टाइम एक नई चीज़ इंडिया में इवॉल्व हो रही थी, वो था एनिमेशन, 2D क्लासिकल एनिमेशन। तो मैंने सोचा कि कॉमिक तो ड्राइंग तो मैं कंटिन्यू कर ही लूँगा, मुझे एनिमेशन सीखना चाहिए। मगर उसमें मुझे वो चीज़ नहीं मिली जैसे आप कार्टून नेटवर्क पे देखते हैं, टॉम एंड जेरी आ रहा है या फिर दूसरे कार्टून आ रहे हैं, पॉपाई द सेलर, उस टाइप का वर्क वहाँ पे नहीं था। उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि नहीं ये नहीं है वो चीज़। मगर मैं करता क्या, कॉमिक में भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, एनिमेशन में जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। मगर कुछ टाइम बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट हुआ और मुझे एक कंपनी से कॉल आया। उन्होंने मुझे वहाँ पे एक सीरीज़ आई थी वार्नर ब्रदर्स की डाजेमीज, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली थी काफ़ी कि फ्लैश एनिमेटर्स चाहिए उनको। अब मैं फ्लैश जानता था और डिजिटली मैं ड्रॉ भी कर लेता था, तो मैं वहाँ गया, मेरा इंटरव्यू दिया वहाँ पे। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे पैकेज पे वहाँ पे रख लिया। तो वहाँ पे मैंने अराउंड 2 साल के करीब एनिमेशन किया और 300 के करीब सीन एनिमेट किए मैंने WB के लिए, वार्नर ब्रदर्स के लिए। फिर वो सीरीज़ 1.5 से 2 साल के बीच में जो उनके पास प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उस टाइम एनिमेशन के अंदर ये डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट थी जिसमें आर्ट की और 3D जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसके लिए मैंने वहाँ भी रिज्यूमे डाल दिया अपना और मैं बेंगलोर चला गया। मेरा दोनों जगह सिलेक्शन हो गया। मगर मैंने BIT को चूज़ किया क्योंकि ये मेरे घर के ज़्यादा करीब है। बेंगलोर मुझे थोड़ा दूर पड़ गया था, तो मैं इसलिए मैंने BIT ज्वाइन किया और वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट की। मैं पढ़ाता गया, अपने शौक़ के लिए बनाता गया और सोशल मीडिया पे डालता गया। तो काफ़ी लोग जानने लगे उस दौरान कि हाँ ये पढ़ाते हैं, बनाते भी हैं ड्राइंग वगैरह। फिर मैंने BIT छोड़ा और दूसरा एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे 2 साल पढ़ाया। तो ऐसे मैं इधर टीचिंग लाइन में आ गया और इसके अलावा अपना पर्सनली भी ड्राइंग जारी रखा। दूसरी साइड शाहनवाज जो थे, उन्होंने MCA कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन की प्रोग्रामिंग में। तो 2007 समथिंग में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था। जैसे ही आईफोन लॉन्च हुआ मैंने आईफोन ख़रीद भी लिया था उस टाइम। तो उन्होंने कॉल किया कि तुम ग्राफिक करो, मैं प्रोग्राम करता हूँ और हम एप्पल के लिए गेम बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर जो हमारा फर्स्ट गेम था स्नेक एंड लैडर, हमने वो बनाया एप्पल के लिए और उसको एप्पल स्टोर पे हमने रिलीज़ कर दिया। विद इन मंथ उसके 25,000 डाउनलोड थे, जिसमें 5,000 पेड डाउनलोड थे। तो एक अच्छी खासी रकम थी जो हमें मिली। तो इसके बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम गेम बना सकते हैं। हम गेम बनाते थे, एप्पल स्टोर पे डाल देते थे। तो उस दौरान में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ अन्ना हज़ारे का। तो उस टाइम हमने एक गेम बनाया एंग्री अन्ना। तो हमने वो रिलीज़ किया और वो गेम रिलीज़ होते वायरल बन गया और विद इन फर्स्ट वीक उसके कई लाख प्ले हुए। तो हमारे लिए काफ़ी लोग कॉल करने लगे इंटरव्यू के लिए, बात करने के लिए। तो हम थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि हमें आदत नहीं थी इस सब की। इस दौरान में मैं थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहा था। मैं स्ट्रेस में था कि मुझे जो करना है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ, काम नहीं हो रहा है। उस स्ट्रेस को हटाने के लिए मैंने ये कार्टून क्रिएट किया। एक लड़का छोटा, एक लड़का शाहनवाज, 2 लड़के जो शैतान हैं बहुत और वो सबके नाक में दम करके रखते हैं। तो उस दौरान मैंने ये क्रिएट किया स्ट्रेस को दूर करने के लिए और इसको लोगों ने हाथों हाथ ले लिया और ये ऐसा ऐसा बढ़ के आज गार्बेज बिन बन गया है। तो अगर ये आपसे पूछें कि जब आप किसी कार्टून को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर अगर गुड्डू एंड गैंग के इस कार्टून स्ट्रिप को जब बना रहे होते हैं, तो इसमें बनाने की जो टेक्निक है, क्योंकि आप उस ट्रेडिशन को भी जानते हैं जिसमें एस्टेरिक्स और मैड और जो दूसरे इंडियन कैरिकेचरिस्ट और कार्टूनिस्ट लोग थे,
तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ने सब्सक्राइब की और आपने उसे अपनाया? ट्रेडिशनल अगर आप कार्टून देखेंगे, जैसे हमारे इंडियन कार्टूनिस्ट हैं, मिस्टर प्राण हो गए या आर के लक्ष्मण हो गए, वो सब ट्रेडिशनली पेपर पे वर्क करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि ट्रेडिशनल है। ये कंप्यूटर के आने से पहले का प्रोसेस था। कंप्यूटर के आने के बाद ड्राइंग तो मैनुअली ही होती है अभी भी जो लोग करते हैं, मगर कलरिंग जो है वो डिजिटल हो गई है। मगर जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि मैं डिजिटली ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। उसमें कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बनाते हो और आपको लगता है आपने कैरेक्टर का फेस बड़ा बना दिया है, तो आप फेस को सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हो। अगर पेपर पे आपने फेस बड़ा बना दिया तो आपको उसे इरेज करके दोबारा पूरा बनाना पड़ेगा। तो पेपर पे अगर आप वर्क करते हैं तो आपके हाथ में एक्यूरेसी आती है, आप ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं अपने आर्ट पे। जबकि यहाँ पे कंप्यूटर में आपके पास अंडू भी है, आप अंडू कर सकते हैं कोई भी गलत कमांड, आप स्केलिंग कर सकते हैं अपने काम को, आप फ्लिप कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ भी। ये तो हुआ उसको बनाने का डिजिटल या मैनुअल तरीका, लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को कॉन्सीव करते हैं, उनको प्लेसिंग उनकी देते हैं, तो उसमें कंपोजिशन हो या स्पेस हो, वो उसके बारे में हमको बताएं। ड्राइंग के लिए काफ़ी रूल्स होते हैं, जैसे लाइन ऑफ एक्शन होता है और ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ एक्शन, मोशन वगैरह। कार्टून्स में आप रूल को ब्रेक करते हैं, मगर रूल को आप कब ब्रेक करोगे? जब आप रूल जानते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने नाक बड़ी बना दी और सिर छोटा कर दिया तो कार्टून बन गया, ऐसा नहीं होता। इसके रूल्स हैं, वो रूल आप या तो आपको स्टडी करने पड़ते हैं, और सेल्फ स्टडी से ज़्यादा मैं अच्छा किसी को नहीं मानता। अगर आपके अंदर इच्छा है, चाहत है कि आप कुछ सीखें। एस्ट्रिक्स से मैंने क्या सीखा, उसके कैरेक्टर्स के अंदर वेट रहता है। एक कैरेक्टर खड़ा है तो उसमें लगता है कि वजन है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक पानी का गुब्बारा लीजिए और जब आप उसे ज़मीन पे टिकाएंगे तो नीचे से ऐसे दब जाएगा। उस दबने की वजह से आपको लगता है कि इसके अंदर वजन है। अगर वो दबेगा नहीं तो लगेगा कि हवा भरी हुई है, पानी नहीं भरा हुआ। आपके कैरेक्टर भी ऐसे लगने चाहिए कि ये इनके अंदर वेट आ रहा है, और उनके खड़े होने का स्टाइल, उनके पैर कैसे उन्होंने रखे हैं, हाथ कैसे हैं, और उनका पूरा जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो कैसा है। और आखिर में फैसल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा सफ़र है जहाँ आप पहुँचे हैं आप, और ख़ास तौर पर आपने बताया कि आप सहारनपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पर आप अपनी पढ़ाई बीच में ही करीब करीब छोड़कर इस पेशे में आए, तो वहाँ से लेकर जिस तरह सफ़र आपका बढ़ रहा है, सब कुछ क्या बहुत गुडी गुडी चला है, या फिर उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़े और ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आए जब थक के हार जाने और वापस चले जाने का दिल किया? फर्स्ट थिंग तो ये थी कि अगर मैं इंजीनियरिंग करता या कुछ और करता तो मेरे डैडी या घर वाले पूरा सपोर्ट कर देते। तो उस टाइम वो बहुत हार्ड टाइम गुजरा है मेरा स्ट्रगलिंग का। मैं एक टाइम खाना खाता था सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। मैं जब दिल्ली में था, मेरी फर्स्ट जॉब 1500 रुपये महीना की थी, तो मैंने जो रूम लिया था वो 600 रुपये का रूम था, और मैं एक टाइम खाता था तो 450 रुपये खर्च होते थे नाश्ते के साथ। तो ये 1000-1100 रुपये खर्च हो जाते थे मेरे। 400 रुपये मेरे पास बचते थे। तो उन 400 रुपये से मैं किताबें खरीदता था, कॉमिक खरीदता था, उसको ड्रॉ करने के लिए अपना मटेरियल, आर्ट मटेरियल खरीदता था। तो शुरू में मेरे स्ट्रगलिंग के बहुत बुरे दिन रहे, मगर मैंने कंडीशन आपको बताई, मैंने घर पे नहीं बताई कभी कि मैं ऐसी कंडीशन में रहा हूँ। अगर मैं बताता तो शायद वो मुझे नहीं रहने देते, वो मुझे आगे ले जाते, मगर मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं यही करना चाहता था जो मैं कर रहा था। तो स्ट्रगलिंग तो बहुत की है। हमारे पास जूते नहीं होते थे, फ़ोन की तो आप बात ही मत कीजिए, कपड़े अच्छे नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो बहुत हार्ड टाइम गया, और मुझे लगता है कि उस टाइम ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है कि हाँ, अगर कोई चीज़ आपको मिल भी रही है तो उसे इजीली लो आप, मतलब बहुत ज़्यादा खुश मत हो उस पर। जैसे अभी लोग गार्बेज बिन को लाइक करते हैं, अभी मेट्रो में मुझे लोग पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कहीं जाता हूँ तो मिलते हैं मुझसे बाहर के NRI वगैरह के, हम आपको फॉलो करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर घमंड ना आए, तो वो जो मेरा पास्ट है वो मुझे रोकता है इस चीज़ से कि हाँ, घमंड नहीं आना चाहिए। तो अब इस मुकाम पर जब कि वो स्ट्रगल के दिन भी ख़त्म हो चुके हैं, क्या इस पेशे से जिसको आपने अपनाया उससे
खुशी के दरवाजे खुलते हैं? मतलब जी, अभी आपका जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है? अभी काफ़ी अच्छा है। अभी मतलब मैं गार्बेज बिन में फुल टाइम दे पा रहा हूँ, और मेरे इसके थ्रू और आर्ट के थ्रू मेहनत जो की है उसके थ्रू मेरे काफ़ी अच्छे लिंक्स बन गए हैं कुछ अच्छे इंडस्ट्री में। तो ऐसा होता है कि लाइक मुझे अगर अपना खर्चा निकालना है तो मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्रीलांस काम मुझे करने के लिए काफ़ी मेरे रास्ते खुले रहते हैं। तो मैं 1 महीने फ्रीलांस करता हूँ, मेरा 6 महीने का खर्चा निकल जाता है। तो अभी मैं फाइनेंशियली काफ़ी सही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं इसको फ्री भी चला सकता हूँ गार्बेज बिन को, तो मुझे इसके अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ये थे युवा गैग गुरु और फेसबुक पेज गार्बेज बिन के क्रिएटर फैसल। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।